जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर प्रतिदिन सीटेट के अंतर्गत पेपर नंबर 2 पेपर नंबर 2 के 30 प्रश्नों के सीरीज को हम लोग देख रहे हैं और ये 30 प्रश्न का सीरीज होगा जो कि एसएसटी का होगा। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सारे पेपर के एसएसटी के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग 10 वीडियो देख चुके हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एसएसटी के ही प्रश्न हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वो वीडियो नंबर 11 होगा। इसके बाद 30 प्रश्नों के सीरीज को देखेंगे, जबकि 60 प्रश्न होते हैं। दोस्तों, 60 प्रश्न, तो ये जो सीरीज है ए, ठीक है। दोस्तों, ये जो पेपर है ये दिसंबर 2019 का है, ठीक है। ये दिसंबर 2019 का पेपर है। 30 प्रश्न आज देख ले रहे हैं, 30 प्रश्न इसका शेष जो बचेगा वो कल देख लेंगे। तो आइए एसएसटी के प्रश्न पर हम लेकर के चलते हैं। दोस्तों, यहाँ देखेंगे दोस्तों, हम लोग एसएसटी के प्रश्न पत्र पर आ गए हैं, जो कि आपका पार्ट 3 है और ये सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ से 31 नंबर प्रश्न सामाजिक अध्ययन का शुरू होता है। पहला प्रश्न है आज का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भ्रांसोत्स पर्वत है? भ्रांसोत्स पर्वत। तो दोस्तों, ये 31 का जो नंबर है ये चौथा सही हो जाता है, वांसजेस पर्वत। वांसजेस पर्वत। सेकेंड नंबर 32 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। इसमें कथन दिया गया है, कथन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अब हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें कथन दिया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, ये 32 नंबर का जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, यानी ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की, ठीक है। बी सही व्याख्या है ए की। 33 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कायांतरिक शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, जो कायांतरिक शैल होती है उसी के बारे में यहाँ पर ए, बी और सी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमें पढ़ करके देखना है कौन सा सही है। पहला है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरिक शैलों में परिवर्तन हो जाता है। बी है, कायांतरिक शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी है, संगमरमर एक कायांतरिक शैल है। दोस्तों, ये 33 नंबर के प्रश्न का अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही होता है, जिसमें कि ए, बी और सी तीनों सही है, ठीक है। ए, बी और सी तीनों क्या है? सही है। 34 नंबर दोस्तों प्रश्न, अंतरिक्ष अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जो मंडल है वायुमंडल है, ठीक है। तो जो उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपका मध्य मंडल में आ करके जल जाता है। और ये जो मंडल हैं सारे के सारे मंडल, इसको आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिस पर कि एक वीडियो हम बना चुके हैं। सीटेट से संबंधित हम प्ले स्टोर भी नीचे दे देंगे, उसमें से आप चाहें तो सारे के सारे जो वीडियो अब तक पढ़ा दिया गया है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 35, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है, घरों की आसपास वसावट से जुड़ा हुआ है, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो दोस्तों, ये 35 नंबर का लोगों के आवागमन से संबंधित जो ऋतु प्रवास है ये जुड़ा हुआ है। 36 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अस्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, अस्थाई पवन क्या होता है? अस्थाई पवन के बारे में जो ऑप्शन दिया गया है ए और बी, हमें कथन दिया गया है। तो ए है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। जो अस्थाई पवनें हैं ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है।
बी है पश्चिम एवं पूर्व पौने इनके उदाहरण है। दोस्तों 36 नंबर का ये जो प्रश्न है इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। यानी ये पौने जो हैं अस्थाई पौने, ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलते हैं और वो दिशा कौन सा होता है दोस्तों, तो पश्चिम और पूर्व दिशा में बहती है, चलती रहती हैं। 37 नंबर ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। दोस्तों ब्राजील के जो कंपोस है और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण, ये देखिए ब्राजील के ये जो शब्द हैं ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर देखेंगे, ठीक है, भूगोल का सवाल है ये, तो 37 नंबर का आपका जो सही होता है ये तीसरा है, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल, घास स्थल के, ठीक है। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं, ये उष्णकटिबंधीय, दोस्तों तीसरा सही है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आ गया ए और बी कथन है। देखिए कथन से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछते हैं। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जलवायु क्या होती है इसी के बारे में हमें विकल्प ए और बी दिया गया है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो जलवायु है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ये कथन ए है। बी कथन है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चतम पर निर्भर करती है। ये दोनों ऑप्शन आप लोगों ने देखा, तो इसका अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन सही होता है, ए और बी दोनों गलत है, ठीक है। ए और बी क्या है, दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 39 नंबर के सवाल को। 39 दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। दोस्तों 39 नंबर, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निमुक्त होती है जब अपरिकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। दोस्तों 39 का अगर देखेंगे तो दूसरा सही हो जाता है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट 40 नंबर, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, इसका अगर देखेंगे तो ये अंटार्कटिका। नेक्स्ट दोस्तों 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ये पूछा गया है कि कौन सा खनिज के संबंध में सही नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ये प्राकृतिक, देखिए निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो निगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो निगेटिव में ही हमें उत्तर, लेकिन ये सामाजिक अध्ययन में तो ये लागू न होता नहीं है, पैडागोजी में ये लागू होता है। अब देखेंगे सामाजिक अध्ययन से संबंधित अगर पैडागोजी होगा तो उसमें तो लागू हो सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो दोस्तों 41 का ये चौथा जो ऑप्शन है ये आपका एक सही नहीं है, जो कि खनिज के संदर्भ में कहा गया है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 42 नंबर। 42 नंबर का जो सही है ऑप्शन इसका 42 नंबर का तीसरा सही है, यानी ए का दूसरा, ए का कौन सा सही है, दूसरा पहले मिला लेते हैं, हम आपको बता देंगे। ए का दूसरा, बी का पहला सही है, सी का आपका चौथा, सी का पांचवा सही है, सी का आपका पांचवा सही हो गया, डी का आपका दूसरा सही है, डी का तीसरा सही है, डी का तीसरा सही हो गया, और ई का आपका देखेंगे ई का आपका चौथा सही है। यानी नर्मदा घाटी के बारे में निम्नलिखित का मिलान करना है। नर्मदा घाटी क्या है, तो इसका दूसरा आखेट और संग्रहण। बज्जी क्या है दोस्तों, तो आरंभिक गणतंत्र। गोरा पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर।
ये आपका यहाँ पर देखेंगे 42 जो है, 42 का तीसरा सही है, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का तीसरा और ई का आपका चौथा सही होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये आप प्रश्न उत्तर आप देख रहे हैं और जो ये प्रश्नों के उत्तर हम करा रहे हैं, ये सी टेट का फाइनल आंसर की है, यानी जो फाइनल आंसर किया आया है उसी से संबंधित ये हम करा रहे हैं। लास्ट में जो वीडियो ये लास्ट हो रहा है वहाँ पर उसका हम आपको फोटो दिखा देंगे, लाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसी प्रश्न में अगर आपको समस्या है तो उसको अच्छी तरीके से आप सी टेट के ओरिजिनल वेबसाइट पर ये अपलोड है, उसी से ये कराया जा रहा है, वहाँ आप लोग देख सकेंगे। आप देखेंगे 43 नंबर। दोस्तों यहाँ भी कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। कथन भी है, लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये 43 नंबर का चौथा आपका ए गलत है परंतु बी सही है। ए गलत है, बी सही है। 44 नंबर। दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, यहाँ भी कथन दिया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, ये 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है, ठीक है। ये जो नई लोकप्रिय भारतीय कला है उसी के संदर्भ में है और कथन ए और कथन बी दिया गया है। इसमें से कौन सही है कौन गलत है क्या है इसके बारे में हमें पहले तो पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर देना है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई, ठीक है। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये दो आपने देखा कथन। इसका उत्तर दोस्तों 44 का अगर देखेंगे तो ये आंसर सही होता है, आपका दूसरा सही होता है, यानी ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं करता, यानी ए की सही व्याख्या बी जो ये है सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये दोनों ऑप्शन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट 45 नंबर, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। 45 दोस्तों, ये 45 का कौन सा ऑप्शन सही होता है तो ये आपका चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट 46 नंबर, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। दोस्तों ब्रिटिश काल जो था उस काल से पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था तो ये 46 नंबर का तीसरा ऑप्शन साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, ठीक है, ये पढ़ाया जाता था। यानी ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था तो सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश काल जो था उससे पहले जो बच्चों को पढ़ाया जाता था तो साल भर पढ़ाया जाता था, वो फसल की कटाई यानी जैसे प्रत्यक्ष फसल की कटाई पिटाई हो रही है उसी में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। 47 नंबर, फिर से आ गया कथन दोस्तों। नीचे दो कथन ए बी 18-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है, यानी जो यूरोप में राष्ट्र राज्य हैं उसका उदय जो हुआ था 18वीं-19वीं शताब्दी में, उसके संबंध में ये दो ऑप्शन दिए कथन दिए गए हैं। अब इसमें हमें देखना है कौन सही है कौन किसकी व्याख्या करता है। तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो ये 47 नंबर का सही होता है। चौथा ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है, यानी ये जो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये ऑप्शन आपका गलत है। और बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, ये आपका ऑप्शन सही है। 48 नंबर दोस्तों, BCE का तात्पर्य यानी BCE क्या है दोस्तों, इसके बारे में अगर देखा जाए तो 48 का आपका सही होता है दूसरा ऑप्शन बिफोर कॉमन एरा।
बिफोर कॉमन एरा, ये BCE का तात्पर्य है। नेक्स्ट 49 नंबर, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। यानी जो पूरा पाषाण युग था उसमें शुतुरमुर्ग होते थे। ये कैसे हम जानते हैं दोस्तों? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख है। विदेशी यात्रियों के वृतांतों में इनका वर्णन है। दोस्तों इसमें अगर देखेंगे तो 49 नंबर का यानी जो पूरा पाषाण युग था उसमें हमें शुतुरमुर्ग के बारे में भारत में कैसे जानकारी है, तो दोस्तों ये 49 नंबर का ये दूसरा ऑप्शन है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, इसी के माध्यम से हमें पता चलता है। 50 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन अगर देखा जाए तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से सही है इसी के बारे में हमें लिखना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः नदियां सूख गई थी। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन दोस्तों अगर देखेंगे आप तो ये दूसरा ऑप्शन A, B और D सही व्याख्या का चयन करें तो A, B और D यानी C को छोड़कर दोस्तों, C को छोड़ करके जो ये 3 ऑप्शन है तीनों आपके क्या है कि सही व्याख्या करते हैं। ठीक है। 51 दोस्तों, 51 नंबर, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। दोस्तों महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो भी ये ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सही है दोस्तों? तो 51 नंबर का आपका सही होता है दूसरा ऑप्शन, ये सही होता है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ? तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। 52 नंबर के प्रश्न को देखें। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ठीक है, यहाँ खलजी लिखा है। खलजी और तुगलक वंश जो था, खिलजी वंश और तुगलक वंश, उसके बारे में प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही क्या है उसी को हमें बताना है। तो दोस्तों ये 52 नंबर का जो है ये तीसरा सही ऑप्शन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ये आपका खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही है। ठीक है, जबकि ये आपका गलत है। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, ये आपका ऑप्शन गलत है। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया, ये भी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट दोस्तों 53 नंबर, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनः निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमें गलत देखना है। जनजातीय जो लोग थे उनके पुनर्निर्माण में ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन गलत है दोस्तों? समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। दूसरा है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं पर संरक्षण किया। नेक्स्ट चौथा है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। ये 53 नंबर का सही ऑप्शन ये दूसरा जाता है दोस्तों। ये दूसरा क्या है? तो अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। 54 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया?
दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह हुआ, उसमें अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, तो इसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। दोस्तों ये 54 नंबर का जो प्रश्न है, उसमें पहला ये सही ऑप्शन हो जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी, विद्रोह था, उसके बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, तो वो किया ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। दोस्तों जो प्रतिनिधि है, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, मतदान द्वारा तो प्रतिनिधि का चुनाव होता है, लेकिन हमें नहीं देखना है कि नहीं है लोकतंत्र के बारे में। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। तो दोस्तों इसमें 55 नंबर का जो देखेंगे, इसमें तीसरा ऑप्शन जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये आपका जो है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। भारत 56, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है दोस्तों, तो ये 56 का पहला ही सही हो जाता है। लद्दाख को भारत का तिब्बत कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, और कम से कम वीडियो को कुछ नहीं करेंगे तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए, अगर तबीयत खराब भी रहे तभी भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हम कराता रहूं। अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मैं भी उसी तरीके से एक्टिव रहूँगा। तो आप कुछ नहीं करिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज SST का ये 11वां वीडियो है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के वीडियो हैं। दोस्तों जो ये पेपर आप देख रहे हैं, जिस पेपर को हम लोग अभी चला रहे हैं, 2019 दिसंबर 2019 का ई सीरीज है, इसका 30 प्रश्न यानी 60, अभी 57 हम देख रहे हैं, इसके बाद 30 जो 57, 58, 60 यानी 3 प्रश्न इसके बाद और रह जाते हैं। इसके बाद जो 30 प्रश्नों का सीरीज होगा वो कल होगा, ठीक है, वो कल, और आपको थंबनेल में देखने के लिए मिल जाएगा। ये सीरीज 1 हो जाएगा, दिसंबर सीरीज 1 और दिसंबर सीरीज 2 करके हम देंगे इसको, ताकि एक जगह वो समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो दोस्तों ये 57 नंबर का, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक है। अपील प्रणाली और पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये 57 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का जो प्रावधान है, यही अपीलीय प्रणाली और पौनवार्दिक प्रणाली कहते हैं, न कि न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकार के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं और चौथा ऑप्शन ये सही हो जाता है, जो कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का जो प्रावधान है, इसको अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली कहते हैं। दोस्तों 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। दोस्तों इसमें से प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण कौन सा नहीं है, तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिणी में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्ण नदी मौजूद हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, तो ये 58 नंबर का आपका हो जाता है। ये चौथा ऑप्शन सही होगा 58 का, ठीक है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली जो महानदी और कृष्ण नदी मौजूद है, ये आपका ऑप्शन गलत है। ये नहीं में पूछा है तो ये नहीं में है, तो इसलिए ये नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो प्रायद्वीप पठार का लक्षण है, तो ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है, और ये लक्षण आपका नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग काट दिए। यही प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है। 59 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? दोस्तों अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है। गोबी गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो हमें एशिया से अलग करता है। दोस्तों 59 नंबर का जो ये सवाल है इसका अगर देखेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? दूसरा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि कर्क, विषुवत और मकर रेखा किस राज्य से, किस देश से होकर गुजरती है, तो ये अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग यानी दक्षिणी गोलार्ध जो है, अफ्रीका के दक्षिणी गोलार्ध से होकर के कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, इसी सेशन का जो ई सीरीज चल रहा है सीटेट दिसंबर 2019, ये सीरीज, इसका 30 प्रश्न यानी कल आपको मिल जाएगा 7 बजे शाम को। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्योंकि दोस्तों ये क्योंकि अगर पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की ओर, खाड़ी की ओर बहती है। पहला, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हम लोग को देखें, 60 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये पहला ही सही है। ठीक है, ये पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसी के कारण, इसीलिए जो आंध्र प्रदेश है उसमें शरद ऋतु में वर्षा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये 61 नंबर का जो प्रश्न देख रहे हैं, ये 61 से लेकर के आप लोग देखेंगे 90 तक के प्रश्न यानी 30 प्रश्नों को कल शाम 7 बजे हम लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर एसएसटी के प्रतिदिन 30 प्रश्नों के सीरीज के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।